Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the half-life method. Let's start. In this video, we are going to discuss order of reactions, different types order of reactions की क्या होती हैं, first order, zero order, second order, pseudo first order reactions, third order or fractional order of reactions. And along with this thing, we'll discuss some of the methods कि किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया जा सकता है, फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है. और यू कैन सी सम ऑफ द क्वेश्चंस ओवर हियर. और यहाँ पे कुछ टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे. इन्हीं की तरह के फर्दर क्वेश्चंस किस तरह से एग्जामिनर आपसे असेस कर सकता है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. सो बेटा, इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑर्डर किसको कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है. इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस द रिएक्शन मींस चेंज इन कंसंट्रेशन. या तो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की चेंज होएगी. और अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, सो इट मींस चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो कुछ पॉइंट काबिल गौर है यहां पे कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, सो बेटा विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही होती है. दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड विद द नेगेटिव वैल्यू. जो रेट होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड इक्वल्स टू नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन. ठीक है, द रिएक्शन रेट इज नॉट नेगेटिव, लेकिन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है. नेगेटिव साइन जो होएगा दैट शोज ओनली द चेंज इन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस. ठीक है. सो अगर प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज होती है, सो इट मींस कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम. प्रोडक्ट्स फर्दर बनते जा रहे हैं. सो बेटा जब फर्दर प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं, इट मींस कि कंसंट्रेशन का जो चेंज है दैट इज पॉजिटिव. So this is what we have to understand in the rate of reactions. So order of reactions की तरफ move करते हुए एक चीज अंडरस्टैंड करनी है जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. बेटा एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस तरह से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता. व्हाई दिस इज सो? बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज an experimental technique. It is experimental technique. एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसको कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे कोई इक्वेशन ली जाए, यू कैन सी वन इक्वेशन ओवर हियर. इफ वी विल अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन ओवर हियर, तो बेटा आपके पास क्या बनना चाहिए? एक्सप्रेशन रेट बिकम्स इक्वल्स टू के, और रिएक्टिंग सब्सटेंस क्या है हमारे पास? NO. जो मोल्स होते थे वो पावर में आ जाते थे, मल्टीप्लाई बाय Br2. बेटा दिस इज फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन ये प्रपोज करता है हमें. ठीक है, बट दिस इज नॉट एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. बेटा ये जो 2 और 1 है दैट इज नॉट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स जो कि पार्टिसिपेट करती है किसी भी एक्सपेरिमेंट में. सो मैं अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं, सो दिस बिकम्स फॉर एग्जांपल दैट इज something x and this one is actually y. So beta x plus y जो होएगा that will give you the information about the order. और ये order कब होएगा? When we will have rate equation. Rate equation में जो आपके पास
मोल्स होंगे बेटा, उनका जो सम होएगा दैट विल गिव यू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, नॉट फ्रॉम द लॉ ऑफ मास एक्शन. एज यू कैन सी ओवर हियर, बाय द वे दिस इज नॉट द रेट इक्वेशन, ये रेट इक्वेशन नहीं हो सकती, लॉ ऑफ मास एक्शन से ड्राइव नहीं कर सकते. जस्ट हैव अ लुक ओवर द इक्वेशन एंड ड्राइव द रेट इक्वेशन. ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड रेट इक्वेशंस होती हैं. So I have mentioned the rate equation over here. This is the actual rate equation of this reaction. It means कि बेटा ये एक से ज्यादा steps में reaction participate करता है. First of all, what will happen over here? कि सबसे पहले क्या होएगा? This NO, एक जो molecule है NO का, it will react with Br2 and it will form NO Br2. In the second step, this NO Br2 जो product बना है, it further reacts with the NO, क्योंकि we are using 2 moles of NO. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 moles यूज हुए हैं, 1 mole in the first reaction and 1 mole in the second reaction. It is used, so it will give you 2 NOBr. So beta, we will get this final product. So यानी कि this reaction is actually participating in these 2 different steps. Now remember one point. बेटा जब भी एक से ज्यादा steps होते हैं, कुछ reactions होते हैं जो fast होंगे, and there are some reactions which are slower. So बेटा slow reaction actually give you the information about the order of reaction. That will give you the rate equation. Rate equation किस पे डिपेंड करेगी? Slow reaction पे. That is called as rate determining step, जो कि rate of rate equation को निकालने के लिए यूज किया जाता है, जो कि order of reaction को find out करने के लिए यूज किया जा सकता है. That is called rate determining step. So which one is slowest step? This one, the second one. It is slow step. This one is फास्ट स्टेप. तो बेटा जो स्लो स्टेप है उसके जो रिएक्टेंट्स के मोल्स होंगे दैट विल कम इनटू द रेट इक्वेशन. तो बेटा रेट इक्वेशन को देखो, नाउ वी कैन सी NOBr2 भी है और NO भी है, विच आर द रिएक्टेंट इन द स्लोएस्ट स्टेप. तो जो स्लोएस्ट स्टेप के रिएक्टेंट्स होंगे दैट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट इक्वेशन, जो कि एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, नॉट जस्ट बाय लुकिंग ओवर द केमिकल इक्वेशन. ठीक है, केमिकल इक्वेशन को देखकर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते रेट इक्वेशन. सो होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. अब रेट इक्वेशन में देखो, यहां पे आपके पास है 1 मोल, ओवर हियर वी हैव 1 मोल. सो बेटा दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. यहां पे जो मोल्स आ रहे हैं पावर में, वी हैव टू ऐड देम टुगेदर टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो दिस वन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. Second order reaction. Okay, so beta yahan pe we can see this K, that is called as rate constant. Rate constant. Beta rate constant का जो यूनिट होएगा it varies. It varies from one reaction to another reaction. It depends upon the order of reaction actually. अगर first order reaction है तो rate constant का यूनिट चेंज होएगा. If we have zero order reaction तो rate constant का यूनिट चेंज होएगा. If we have second order और third order reaction तो rate constant का यूनिट चेंज हो जाएगा. So please remember the units of K, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी, जस्ट बाय लुकिंग ओवर द केस कांस्टेंट. जो रेट कांस्टेंट है, जो K है, इसके यूनिट्स को देखकर वी कैन आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज वेल. हम इस तरह का क्वेश्चन भी अभी डिस्कस करेंगे किस तरह से. फॉर एग्जांपल दिस इज K और ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. बेटा रेट का यूनिट क्या होता है? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड. दिस इज मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, दिस इज मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर. तो बेटा K का यूनिट निकालना है तो वी विल गेट द एक्सप्रेशन मोल
per cubic decimeter per second divided by mole per cubic decimeter into mole per cubic decimeter। तो बेटा ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। सो नाउ वी विल गेट mole -1 dm +3 and per second. This is the unit of second order reaction के K का। When the reaction is second order reaction, then the unit of K is mole -1 dm cube per second. So इस वैल्यू को देखकर हमें पता चल सकता है कि बेटा रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर है। तो बेटा व्हाट विल हैपन इफ वी हैव अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हैव अ लुक ओवर हियर। फर्स्ट ऑर्डर क्या होएगा? जहां पे जस्ट एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। रेट इक्वेशन में देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट। तो बेटा इस रिएक्शन की अगर रेट इक्वेशन हम बनाए, सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो रेट इसका क्या होता है? दैट इज इक्वलेंट टू K इंटू N2O5. Although you can see 2 moles over here, लेकिन रेट इक्वेशन में only 1 mole of dinitrogen pentaoxide is used, जो कि डिकम्पोज होता है and it can give you the nitrogen dioxide और ऑक्सीजन। क्योंकि बेटा यहां पे ये जो N2O4 बन रहा है, that is dinitrogen tetraoxide, it further decompose into the nitrogen dioxide। तो बेटा ये further अभी decompose होएगा, although you cannot see the actual reaction over here। तो experiment से it is determined। तो now there is a question कि सर इस तरह तो हमें तमाम examples को याद करना होएगा। So बेटा कम से कम वो तमाम examples लाजमी याद रखें which are mentioned in FSC book, क्योंकि MDCAT का most of the content that derives from the FSC content। अगर A levels के आप स्टूडेंट हैं तो A levels में although you can grab these all concepts, लेकिन इन तमाम इक्वेशंस को लाजमी अंडरस्टैंड कीजिएगा जो मैं अभी इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। इन रिएक्शंस को लाजमी याद करें। सो रेट इक्वल्स टू K into N2O5, that is first order reaction because we have only used 1 mole of this substance। So this is first order reaction। यहां पे एक ही मोल था। तो बेटा यहां पे यूनिट क्या होएगा? What is the unit of K? That is mole per cubic decimeter per second, और this is N2O5 mole per cubic decimeter, यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। So we can cancel these two values and we'll get per second। So बेटा K is actually equals to per second। ये होएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, that is the unit। तो बेटा अगर इसको हमने सिंप्लीफाई करना हो, so we can use another expression। अभी इसका एक ट्रिक भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि K को किस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो if you have first order, if you have second order या जीरो ऑर्डर। तो बेटा कम ओवर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक की पॉइंट बता देता हूं, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगे वो तमाम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, व्हेन ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। सो बेटा इन दैट प्रोसेस सनलाइट इज यूज्ड। सो ओनली द सनलाइट इज द एसेंशियल कैरियर, जो कि किसी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सब्सटेंस कंसंट्रेशन, ठीक है। किसी भी रिएक्टेंट पे ये डिपेंड नहीं कर रहा। सो इसकी एग्जांपल के लिए यू हैव टू रिमेंबर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। Photosynthesis is an example of zero order reaction। बेटा second order reaction की example दें तो we have already discussed one example over here। Nitrogen monoxide, it reacts with Br2 and it forms NOBr। So that is second order reaction। एक और example जो कि
कंटेंट में यूज की गई हुई है एमडीकैट के लिए जो इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज ओजोन प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. सो बेटा ओजोन जब रिएक्ट करती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ, इट कैन गिव यू द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. दिस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विल गेट वन ऑक्सीजन and converts into NO2 and will get oxygen along with that. So बेटा ऐसा रिएक्शन जिसमें ये दोनों मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं और रेट इक्वेशन भी इसकी जो जनरेट होती है, दैट इज हैविंग बोथ रिएक्टेंट्स. O3 भी आता है and you will see NO as well. So we have 1 plus 1, that is second order reaction. और second order reaction में बेटा K का यूनिट क्या होएगा? This is what we have already discussed. Mol -1 DM3 second -1. So that is the unit of K. ठीक है, K का यूनिट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड ऑर्डर के लिए, हर सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट सेम होएगा. So now have a look over the third order reaction. बेटा यही जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, if it reacts with further oxygen, so beta yahan pe we can get nitrogen dioxide. So in this process we are using how many moles of the reactants? वो तमाम ही यूज हो जाते हैं आपकी रेट इक्वेशन में भी, जो कि एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन्ड है. So K equal K into NO2 O2. So बेटा टोटल कितने मोल्स हो गए? 2 plus 1 equals to 3. That's why it is third order reaction. ठीक है, 2 plus 1 in this case, 1 plus 1 in this case, first order only 1. ठीक है. So what is the unit of K in this case? K का यूनिट क्या होएगा? That is mole per cubic decimeter divided by mole per cubic decimeter का होल स्क्वायर mole per cubic decimeter. तो बेटा इस तरह से तो हम काफ़ी टाइम लगा देते हैं के यूनिट को ड्राइव करने के लिए. सो आई एम गिविंग यू वन ट्रिक. उसको अगर अंडरस्टैंड कर लेते हो तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द यूनिट ऑफ के फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अगर आपने के निकालना है, सो जो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ही यूनिट होता है रेट का, वही यूज़ करो. और सेकंड पर सेकंड भी होता है, दैट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. ऐसा ही है. सो बेटा यहां पे लिख लो जी 1 minus n. n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इफ यू हैव जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो बेटा 1 minus 0 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. 1 minus 0 1 आ गया. सो जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है वही जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होएगा. सो यहां पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में K का यूनिट क्या होएगा? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड. गॉट इट? अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 1 minus 1 0 हो जाता है बेटा. सो एनीथिंग हैविंग जीरो वैल्यू इन द पावर तो वो 1 हो जाता है, पर सेकंड बचता है. तो क्या हमने यही ड्राइव किया K इक्वल्स टू पर सेकंड? अगर सेकंड ऑर्डर है आपके पास, सेकेंड ऑर्डर है 1 minus 2 आ गया. सो दैट इज -1 मोल की पावर -1 dm +3 और पर सेकेंड. बेटा क्या इसका यूनिट आपने यही निकाला है? मोल -1 dm +3 एंड सेकेंड -1. सो इफ वी हैव थर्ड ऑर्डर रिएक्शन दिस वन, तो इसका यूनिट क्या निकलेगा? 1 minus 3 दैट इज -2. सो बेटा K का यूनिट क्या होना चाहिए? मोल -2 dm +6 per second. Are you getting this point? ये K का आपके पास यूनिट निकल आएगा फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. सो ये आसान सा की कॉन्सेप्ट है. अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लेते हो, यू कैन इजीली फाइंड आउट एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन दिस वे. सो नाउ कम ओवर द फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. बेटा देयर आर सम रिएक्शंस
जिसमें फ्रैक्शंस भी आती हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में, यानी कि पूरा मॉलिक्यूल का एक मोल यूज नहीं होता, उसमें से हाफ मोल यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हैलोजिनेशन रिएक्शन है, जिसमें हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाते हैं। सो इफ वी हैव CHCl3 दैट विल गेट Cl2 जब इसमें से पास होती है क्लोरीन। सो इन दिस वे बेटा एक और सब्स्टिट्यूशन होती है, एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ रिप्लेस हो जाता है एंड वी विल गेट HCl आफ्टर दैट। सो बेटा इन दिस प्रोसेस इट इज नॉट नेसेसरी कि एक मोल यूज किया जाए Cl2 का। सो बेटा यहां पे जो रेट इक्वेशन इसकी एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की जाती है दैट इज KCHCl3 एंड Cl2 हाफ। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना हो जाता है 1.5। दिस इज 1.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास फ्रैक्शंस में भी आ सकते हैं। इट कुड बी 0, इट कुड बी 1, इट कुड बी 2 और इट कुड बी 3। ठीक है, सो नाउ हैव अ लुक ओवर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन of a specific reaction whose K is equals to 1.66 mole per cubic decimeter per second। बेटा अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इफ यू आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ K। तो बेटा एक्सप्रेशंस यूनिट को चेक करो, यूनिट K का क्या है, यहां पे मॉल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड है। दैट इज इन द केस ऑफ, कब होएगा ये, दैट इज इन द केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मॉल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट है ये। तो बेटा इस यूनिट से वी कैन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द रिएक्शन कि दिस इज हैविंग जीरो ऑर्डर। ठीक है, नाउ आर यू गेटिंग कि किस तरह से वी कैन यूज ऑल दीज की पॉइंट्स टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज। सो इसी तरह का एक और एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। वी हैव CH3 दैट इज एक्चुअली टर्शरी मिथाइल ब्रोमाइड, H2O के साथ रिएक्शन हुआ है, दैट इज एक्चुअली हाइड्रोलिसिस एंड इट इज गिविंग यू टर्शरी अल्कोहल एंड HBr बन रहा है। बेटा रिमेंबर वन पॉइंट, whenever you will have any hydrolysis reaction, any hydrolysis, I am talking about any hydrolysis reaction, उसमें वाटर लिया जाता है एक्सेस अमाउंट में। वाटर किस तरह लिया जाता है, एक्सेस में लिया जाता है हाइड्रोलिसिस में। एंड लार्ज एक्सेस मेथड है, दैट इज द मेथड यूज्ड टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमें सजेस्ट करता है कि जितने भी रिएक्टेंट्स एक्सेस अमाउंट में लिए जाएं उनको निग्लेक्ट कर दिया जाता है, किसी भी रेट इक्वेशन में वो नहीं आते। एक्सेस रिएक्टेंट्स विल नॉट कम इन द रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन में अगर नहीं आ रहे इट मींस कि इस पे तो डिपेंड ही नहीं करता, ऑल्दो इट हैज 2 मॉलिक्यूल्स ओवर हियर, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 होएगा, दैट इज सूडो 1 ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि फॉल्सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि दिखने में तो 2 लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से एक की पॉइंट याद रख लो, जो भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जिसका भी होएगा, ऑल्दो यू हैव हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, जो कि कंडेंसेशन से तो एस्टर्स को प्रोड्यूस किया जाता है, और रिवर्स प्रोसेस जो एस्टर का वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होती है, दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिसकी भी हाइड्रोलिसिस करोगे वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ही होंगे। ठीक है, सो नाउ कम ओवर दिस क्वेश्चन कि ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि बेटा दीज ऑल आर द मेथड्स टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। I'm not going to discuss graphical method in detail, differential methods या large access method, heat and trial method। इसमें से large access method का concept याद रखना है।
जो एमसीक्यू में पूछा जाता है, जिस तरह हाइड्रोलिसिस में अभी आपको बता दिया, कोई भी सब्सटेंस जो लार्ज एक्सेस में लिया जा रहा होता है उसको हमने निगलेक्ट कर देना होता है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड जो कि सबसे ज़्यादा लेस प्रिसाइज होता है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जो कि प्रिसाइज ज़्यादा होता है, मेथड ऑफ इनिशियल रेट है। वी हैव हाफ लाइफ मेथड एज वेल। हाफ लाइफ मेथड से किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया जाता है एंड इनिशियल रेट्स को अंडरस्टैंड करते हुए हाउ कैन वी फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, ठीक है। होप सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, रेट कांस्टेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट कवर अप हो गए होंगे। अब हम मूव कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के मेथड्स पे। सो दिस इज द हाफ लाइफ मेथड। व्हाट इज हाफ लाइफ मेथड? हाफ लाइफ मेथड में क्या होता है जी? हाफ लाइफ मेथड में अ स्पेसिफिक टाइम के बाद एक सब्सटेंस अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ अमाउंट में रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ सब्सटेंस एक्स की अमाउंट आपने ली है, लेट्स सपोज 10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और हमने ऑब्जर्व किया आफ्टर 5 मिनट्स ये 5 रह जाएगी, हाफ रह जाएगी, 5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर रह गई। आफ्टर 5 मिनट्स इट इज नॉट गोइंग टू 0, लेकिन ये 5 का हाफ हो जाएगा, यानी कि इनिशियल जो कंसंट्रेशन होएगी उसका हाफ हो जाएगा एक स्पेसिफिक टाइम में। दैट टाइम इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस। तो हाफ लाइफ ऑफ दिस एक्स इज 5 इन दिस केस। तो बेटा अब कितना रह गया? 5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। आफ्टर दैट कितना रह जाएगा? 2.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। आफ्टर 5 मिनट्स ये कितना रह जाएगा? 1.25 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। अगर आपसे कहा जाता है यू हैव अ सब्सटेंस एक्स whose half life is 1 hour and its initial concentration is 50 mole per cubic decimeter. This is the question for you. I'm repeating the statement और आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना होगा। You have a substance X whose half life is 1 hour यानी कि 60 minutes. Its initial concentration is, let's suppose, 50 mole per cubic decimeter. So after 5 hours, how much X substance will left behind? After 5 hours, how much the concentration of X will left behind? This is the question for you. You have to answer this in the comment box. ठीक है? So अब ये half life method का एक expression, this N is representing the order of reaction. अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास है 0, इफ वी हैव 0 ऑर्डर रिएक्शन यानी कि दिस वन, तो इन दिस केस अगर यहां पे मैं लिख देता हूं 0, इन दिस केस बेटा जो हाफ लाइफ होएगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0 - 1, दैट बिकम्स a की पावर -1। a की पावर -1 ऊपर जाएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? +1 के। सो हाफ लाइफ is directly proportional to A. A is the initial concentration. So बेटा ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें half life is directly proportional to the initial concentration? तो हम कहेंगे zero order reaction. In this way examiner can ask question, in which reaction the half life is directly proportional to the initial concentration of the reactant? So बेटा दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होएगा, इफ दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस? 1 - 1 0 हो जाएगा, a की पावर 0 हो गई।
a की पावर 0 तो 1 हो गया, सो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। तो अगर मैं इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करता हूं तो बेटा हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ऑब्वियसली कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और यहां पे जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693। सो बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है, ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ना, ए की पार्ट तो 0 होगी, दैट बिकम्स 1, सो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। सो व्हेन वी विल convert that proportionality sign into the equality sign, we have to use any constant। तो constant यहां पे क्या है, that is experimentally determined 0.693 over k। so बेटा half life का ये expression बन गया, that is not having any concentration in its expression, यानी कि उससे independent है। तो what will happen when we have second order reaction? second के लिए क्या होएगा, that becomes 2, a की पावर 2 minus 1, यानी कि a की पावर क्या आ गई, 1 आ गई। सो हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। अगर इसको बेटा इक्वालिटी में हम कन्वर्ट करते हैं, दिस बिकम्स 1 over ka। हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 1 over ka, यानी कि जो सेकंड ऑर्डर होएगा वहां पे 1 over k is the value of the constant। so what will happen when we will have the third order reaction? तो थर्ड ऑर्डर के लिए बेटा क्या होएगा, n minus 1, that becomes 2। तो बेटा हाफ लाइफ is inversely proportional to the square of the initial concentration। तो बेटा तब क्या होएगा, हाफ लाइफ थर्ड ऑर्डर के लिए क्या बन जाएगा, for the third order reaction it is inversely proportional to the a का square, ठीक है। सो ये तमाम एक्सप्रेशंस हैं जिससे एग्जामिनर आपको असेस कर सकता है। नाउ हैव अ लुक ओवर दिस क्वेश्चन, दिस वन, t half means half life is independent of the initial concentration when the order of reaction is, बेटा कब इंडिपेंडेंट होएगा इनिशियल कंसंट्रेशन के, यहां पे ऑब्जर्व करो, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन था तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इनिशियल कंसंट्रेशन के, यानी कि ए के। इन द फर्स्ट ऑर्डर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ए, इन द सेकंड ऑर्डर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए। सो इसी क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे तो किसको सेलेक्ट करेंगे, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। सो बेटा यहीं से आपसे ये चारों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेट व्हेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। हाफ लाइफ is inversely proportional to the square of the initial concentration when the order of reaction is 3. Half-life is inversely proportional to the initial concentration when the order of reaction is 2. ठीक है, सो ये चारों जो एक्सप्रेशंस आपको बताए हैं और ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है, इन दिस वे एग्जामिनर कैन मेक अदर क्वेश्चंस। ठीक है, ये चारों फर्दर क्वेश्चंस आपसे असेस किए जा सकते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि होपफुली एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, सो विच वन विल वेरी विद रिस्पेक्ट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर आपके पास है तो कौन सी चीज उसमें वेरी करती है? बेटा ए तो वेरी नहीं करेगा, के इज द कांस्टेंट। ठीक है, सो अगर ए ही वेरी नहीं कर रहा, के भी कांस्टेंट है, वो भी वेरी नहीं करेगा, सो हाफ लाइफ भी वेरी नहीं करेगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो क्या चीज है जो वेरी करती है? ओनली द रेट। रेट ऑफ रिएक्शन ने तो चेंज होना होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चाहे फर्स्ट ऑर्डर है, चाहे सेकंड ऑर्डर है, चाहे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। सो बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट वेरीज। सो यहां पे एक क्वेश्चन हम अभी जनरेट करते हैं, विच वन विल वेरी विद रिस्पेक्ट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन?
यहां पे हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की पहले बात। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या चीज वेरी करेगी बेटा? दैट इज ओनली द रेट, ठीक है। और अगर हम सेकंड ऑर्डर की बात करें, व्हाट विल वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन? तो बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या है आपके पास? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ने तो चेंज होना है, ए ने चेंज होना है इन द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जब ए चेंज हो रहा है तो हाफ लाइफ भी चेंज होएगी। ए वेरी करेगा, हाफ लाइफ भी वेरी करेगी। हाफ लाइफ वेरी कर रही है, रेट ने तो वेरी करना ही करना है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे जीरो ऑर्डर हो, ठीक है। इसी तरह से बेटा एग्जामिनर आपसे थर्ड ऑर्डर का भी पूछ सकता है। थर्ड ऑर्डर में भी आपकी कंसंट्रेशन वेरी करेगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ने चेंज होना ही होना है, और टी इज डिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। सो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर चेंज हो रही है तो हाफ लाइफ भी चेंज होएगी। सो थर्ड ऑर्डर के लिए भी यू कैन गेट द सेम रिजल्ट्स। सो होपफुली ये भी कॉन्सेप्ट आपको कवर अप हुआ होगा कि किस तरह से हाफ लाइफ मेथड को यूज किया जा सकता है टू फाइंड आउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और इसके एक्सप्रेशन से किस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, या जो हाफ लाइफ है दैट इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट अपॉन विच सब्सटेंसेस, विच फैक्टर्स, ठीक है। So now moving towards the last concept of this video, method of initial rate. Beta, let me take the same example. We have NO and ozone over here, और यहां पे हम ले लेते हैं rate, initial rate, that is द इनिशियल रेट। तो बेटा अगर कोई सब्सटेंस डबल हो रहा है, अमाउंट ऑफ, फॉर एग्जांपल वी हैव ओजोन, ओजोन यहां से 1 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है, और नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, दैट इज फॉर एग्जांपल 3 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, और ये 3 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर ही है अभी भी। एक एक्सपेरिमेंट ये किया है आपने, इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट यू टुक दीज वैल्यूज, इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट भी अभी एक वैल्यूज मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, और इनिशियल रेट था इन दिस केस, इनिशियली था आपके पास 0.002 और ये हो गया है 0.004। नाउ वी कैन ऑब्जर्व कि बेटा NO की वैल्यूज तो हैं कांस्टेंट इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स, ओजोन की वैल्यू डबल की है और रेट भी डबल हो गया है। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर एक चीज डबल हो रही है और दूसरी चीज भी डबल हो रही है तो 2:2 आपके पास रिजल्ट आ रहा है ना। सो 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लो, 0.004 डिवाइडेड बाय 0.002 कर लो, यू विल गेट 2:2 दोनों तरफ। तो बेटा आंसर क्या आएगा? 1। 2:2, 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 1। सो इट मीन्स इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओजोन, विद रिस्पेक्ट टू ओजोन। ओके, अब हम इसी तरह से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। इनिशियली आपके पास है जी 3 एंड नाउ वी हैव 1.5 NO and in this case we are getting the result 0.001. Now I am taking experiment number 1 और experiment number 3 को मैं कंपेयर करूंगा, जहां पे ओजोन की वैल्यूज तो कांस्टेंट हैं लेकिन NO की वैल्यू इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, ये हो गई है हाफ। सिमिलरली जो इनिशियल रेट भी है वो भी हो गया है हाफ।
सो बेटा अगेन वी आर ऑब्जर्विंग द सेम ट्रेंड. जब भी सेम ट्रेंड होएगा सो बेटा दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर एक चीज डबल हुई है, कंसंट्रेशन अगर डबल हो रही है और रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना इंक्रीज हो रहा है, दैट इज योर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. अगर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं अगर वो डबल हो रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना इंक्रीज हो रहा है तो बेटा वो क्या होएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो इन दिस केस ओजोन की कंसंट्रेशन सेम है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हाफ हो रहा है, सो इनिशियल रेट भी हाफ हो रहा है. सो इन दिस वे वी कैन से कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. रेट विद रिस्पेक्ट टू रेट इक्वेशन किस तरह से बनेगी जी, रेट इक्वेशन इक्वल्स टू के विद रिस्पेक्ट टू ओजोन क्या होएगा, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो इट इज 1 with respect to NO again that is 1. So beta that is second order reaction. 1 plus 1 equals to क्या आ गया 2. So beta क्या यही रिजल्ट था आपका, that is the second order reaction. So are you getting this point कि किस तरह से हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इनिशियल रेट्स और उसको कंपेयर करवाया जाता है इनिशियल कंसंट्रेशंस के साथ. किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो कंसंट्रेशन ली जाती है इनिशियल रेट उससे वेरी करता है अगर उनमें कोई चेंजिंग आती है. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर होएगा या सेकंड ऑर्डर होएगा या थर्ड ऑर्डर होएगा. रिमेंबर दिस थिंग कि एग्जामिनर समटाइम्स क्वेश्चन में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ लिखा दे देता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अगर फॉर एग्जांपल आपको कहा जा रहा है यही क्वेश्चन दिया हुआ है और यही तमाम वैल्यूज दी हुई हैं और आपसे कहा जाता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप कहोगे 2. अगर आपको कहा जाता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओजोन, सो इन दैट केस वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दिस एंड ओ. ठीक है, वी जस्ट हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू ओजोन. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. इसको हमने स्किप कर देना है. विद रिस्पेक्ट टू ओजोन दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर आपसे कहा जाता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO, तो तब भी आप कहोगे दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. जब कहा जाता है व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन दैट केस वी हैव टू मेंशन इट इज 2. जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उन तमाम के ऑर्डर्स को फिर आपने सम करना होता है. अगर विद रिस्पेक्ट टू एनी सब्सटेंस पूछा जा रहा है, इन दैट केस यू जस्ट हैव टू हाईलाइट द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. सो होपफुली वी हैव कवर्ड ऑल द कंटेंट्स रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, related to large excess, related to rate constants और किस तरह से हमने हाफ लाइफ मेथड को यूज़ करना है और हाउ इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशंस, उनके साथ क्या क्या रिलेशनशिप है इसका, और इनिशियल रेट मेथड क्या होता है और किस तरह से जस्ट बाय लुकिंग ओवर द रेट कांस्टेंट वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ये तमाम क्या होते हैं. सो with this we have completed this video. Stay tuned with us. Thank you.